साथियों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। विगत 2-3 दिनों से तबीयत नासाज होने की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाए, तो आज हिम्मत करके आपके बीच में आए हैं। आपके पटवारी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और गुड न्यूज़ ये है कि बहुत बढ़िया संतुलित पेपर सारा का सारा जो क्वेश्चन है, अगर मैं मैथ्स के हिसाब से बात करूं तो सब आपके पढ़े हुए सिलेबस में से आ रहा है। आसान सवाल आ रहे हैं। हाँ, अगर आपने अभ्यास किया है तो। अगर आप ये सोचेंगे कि आसान का मतलब ये होता है जो केवल आपसे ही बने, तो इसको आसान नहीं कहते। अगर आपने तैयारी की है, ठीक ठाक पढ़ाई की है, सब आपके क्लास नोट से ही आ रहा है, आपने जिस भी सर से पढ़ा हो, है ना। हर एक पढ़ाने वाला टीचर इन सभी टॉपिक्स को जरूर रिकवर करता है और एक बार पढ़ाता ज़रूर है। तो किसी भी टीचर की ना तो भलाई करने से मतलब है, ना बुराई करने से मतलब है। आप जिन टीचर से हेल्प ले रहे हो उन सब ने ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस परीक्षा के लिए गंभीर रहे होंगे तो प्रॉपर तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को अभ्यास किया होगा। और आप एग्ज़ाम में, अगर जो बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आ रहे हैं उनकी तरफ से तो अच्छा रिव्यू आ रहा है। हिंदी की बात करें तो आउट ऑफ 25 बच्चे करके आ रहे हैं। जीएस की बात करें तो मध्य प्रदेश का जीके सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और वो भी फैक्चुअल जीके पूछा जा रहा है, वन लाइन फैक्ट पर आधारित। जो विसंगतियां थीं, कहीं से भी उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते थे, शिकायतें थी कि मध्य प्रदेश की परीक्षा होती है और मध्य प्रदेश का जीके नहीं पूछा जाता, तो वो शिकायतें भी तकरीबन दूर है। बच्चों के नंबर जहां कट रहे हैं वो विषय हैं आपका साइंस, आपका मैनेजमेंट और आपका कंप्यूटर। हाँ, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश में प्रैक्टिस जिनकी अच्छी नहीं है, उनके इंग्लिश में भी नंबर घट रहे हैं। पेपर हल करते समय सभी बच्चों को यही लग रहा है कि वो 150-160 प्लस करेंगे, लेकिन जब उनका आंसर आ रहा है, आंसर की आ रही है, तो उसमें उनके 130, 140 या 110 नंबर आ रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत संतुलित है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कल के पेपर में एक छोटा सा बच्चों के साथ विसंगति ये हो गई कि पहले 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के उन्होंने बीच में से कर लिए। उनको लगा कि मैथ्स रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट में 25 बल्क में क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, तो इससे उनका टाइम मैनेजमेंट प्रभावित हुआ, वो रिलैक्स हो गए थे। तो आपको रिलैक्स नहीं होना है जब तक आपका प्रश्न पत्र खत्म नहीं हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम डाउन चल रहा है टाइम का, उसके अंतर्गत ही आगे भी गणित के क्वेश्चन देखा जा रहा है, प्रतिदिन अन्य विषयों से अधिक हो रहा है। हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आप अर्थमेटिक मैथ्स को ले लो, चाहे आप नंबर सिस्टम को ले लो, चाहे आप एडवांस मैथ्स को ले लो। एडवांस मैथ्स में आपका प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, आपका क्रमचय और संचय भी आ रहा है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है और आपका स्टैट्स भी आ रहा है, मीन मीडियन मोड भी आ रहा है। तो मैंने कुछ प्रश्नों को बच्चों से पूछकर, जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए, हमने संकलित किया हुआ है और हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न आपको मैं बता पाऊँ, अगर मेरी तबीयत मेरा साथ देती है तो। आप सब लोग रफ पेन लेकर के रेडी हो जाइए और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, उससे आपको ना मॉडल पता चलेगा, पेपर का पैटर्न पता चलेगा, है ना। तो मेरा ख्याल है आप लोग रेडी हो गए होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिए। एक संख्या 459AB है जो 5, 7 और 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो a² + b² + 2ab का मान ज्ञात करें। तो ये डिविजिबिलिटी चैप्टर से है। हर बार व्यापम एक ऐसा प्रश्न पूछता है
हमने आपको क्लास नोट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे अभ्यास कराए हुए हैं, आप लोग नोट्स देखिएगा। पिछली बार यही 7, 28 और 9 से पूछा गया था, इस बार यही 5, 7 और 9 से पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। उससे पहले आप लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। दैट मीन्स हमें ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू मिल जाए और बी की वैल्यू मिल जाए तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप 5 को देखिए। 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि संख्याओं के आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। दो ही चीजें हो सकती हैं, तभी वह संख्या किससे विभाजित होगी बेटा? तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो देखिए हमारा नंबर क्या है? हमारा नंबर है 4, 5, 9, ए और बी, यानी बी की जगह या तो हम 0 रख सकते हैं या तो हम बी की जगह एक दूसरी संख्या यानी कि 4, 5, 9, 5 रख सकते हैं, तभी ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। यानी कितनी कंडीशन बन सकती हैं 5 से विभाजित होने की? 2 कंडीशन बन सकती हैं। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या करना है, 9 से विभाजित करने का चेक करना है वैल्यू कि इनमें से 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो आपको मैंने बताया है कि 9 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका डिजिटल सम 9 या 9 का विभाज्य होता है। यानी आप सबको जोड़कर देख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 4 9, 9 ऑलरेडी है ही। क्लियर है? यानी कि अगर यहां पर 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि ए पोजीशन पे क्या होगा? ए पोजीशन पे 9 होना चाहिए। यानी यहाँ 9, यहाँ पर 9 है ही, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0। तो देखिए 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 से 9 कट गया। तो एक परिस्थिति ये हो सकती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भाई 5 और 4 9 हो चुका है, 9 हो चुका है। 5 में कितना जोड़ दें कि वो 9 हो जाए? तो एक ही जगह पे आप बोलेंगे सर अगर हम 4 जोड़ दें तो ये भी 9 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया 4, 5, 9, 4 and 5। क्लियर है बेटा? तो ये 9 से विभाजिता के लिए भी 2 कंडीशन बन गई। अब हमें आखिरी में क्या चेक करना है बेटा? हमें आखिरी में 7 चेक करना है। तो 7 चेक करने के लिए देखिए 7 × 6 42, 3 बचा और 9, 7 पंजा 35, 4 और 9, 7 7 49। ये फाइनली 7 से डिवाइड हो रहा है। यहां पर गए 7 42, 3 बचे और 9 35, 4 और 4 42, 2 और 5, ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। हमारे पास कितनी कंडीशन थी? हमारे पास 2 कंडीशन थी। उन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाली संख्या बचती है। अब ये देखो किस जगह पे हमने क्या पुट किया है। ए की जगह पे बेटा हमने 9 पुट किया है और बी की जगह पे हमने कितना पुट किया है? 0। यानी 9 + 0 का होल स्क्वायर। 0 अस्तित्वहीन होता है प्लस के साथ, तो 9 का स्क्वायर कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 81 हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है? वे बच्चे जिन्होंने विभाज्यता नहीं पढ़ी है उनको भी समझ में आए, इसलिए इसको इतने आराम से पढ़ाया गया है ना? अगर आपको बेसिक्स आते हैं 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं। क्लियर है? तो सीखने के दौरान आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे और अभ्यास के दौरान आप टाइमिंग का भरपूर ध्यान रखेंगे। ये 2 गड़बड़ियां बच्चे आमतौर पर करते हैं। उनको लगता है लर्निंग के दौरान ही वो बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलने लगेंगे। तो लर्निंग के दौरान आपको सुपर फास्ट एक्सप्रेस में नहीं बैठना है। जब आप लर्न कर लें, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ध्यान आना चाहिए। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, है ना? ये क्रमवार क्वेश्चन नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस छांट रखे हैं जो बच्चों ने मुझे दिए हैं, जिनके एग्जाम हो गए हैं। उन क्वेश्चंस में से मुझे लगे कि ये महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको कराना चाहिए, तो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, आप ठीक तरीके से क्वेश्चन जरूर पढ़िए। एक परिवार में दादा दादी की औसत उम्र 60 वर्ष है। दादा दादी की कितनी हो गई भैया? 60 वर्ष है। माँ और पिता की उम्र 30 वर्ष है। बहुत बढ़िया। 2 बेटों की उम्र का औसत 5 है। तो पूरे परिवार की औसत ज्ञात करिए।
दो प्रकार से इनको कर सकते हैं, मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया हुआ है। कैसे? पहले इनकी कुल उम्र निकाल लीजिए। भाई दो लोगों की 60 है दादा दादी की, तो टोटल 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 120। दादा दादी की कुल उम्र 120, दो लोग थे। माता पिता की 30 है, तो 30 का डबल कर देंगे तो 60 हो जाएगी इनकी, बराबर है। और दोनों बेटों की औसत उम्र 5 वर्ष है, डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 6, 2, 8, 1, 9, 190। और आपको पता है औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो कितने आंकड़े हो गए? दादा दादी 2, माता पिता 4 और 2 बच्चे, कितने हो गए? 6। तो इसमें हम 6 का डिवाइड कर देंगे, 2 से 3 बार विभाजित हो जाएगा, 2 से 9 बार 18, 2 से 5 बार 95/3, पूरा का पूरा विभाजित नहीं होगा। 3 से 3 बार, 3 हो गया, कितने बचे? 5, 3 1 कम 3, 2/3 वर्ष। आपका ये आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका औसत का। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि उसने हर टॉपिक को कवर किया है, आप किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल, इसने क्या बोला? ये एलिगेशन और मिश्रण का सवाल है बेटा, है ना? इसको आप रेशियो प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। अल्कोहल और पानी का जो रेशियो है वो 5:6 है। उसमें 22 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया, तब इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 9:13 हो जाता है। पानी की मात्रा अब कितनी है? पानी की मात्रा अब कितनी? कई मेथड्स हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि भाई फर्स्ट जो पहला अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:6 है, ठीक है? तो इसको आप यूनिट बेस पे मान सकते हैं। यूनिट बेस पे मानने के बाद उसमें से जब 22 लीटर आप मिश्रण निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, तो उस 22 लीटर में अल्कोहल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, ठीक है? तो आप देखिए जरा, ये 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 यूनिट हो जाएंगे। कितने यूनिट हो जाएंगे? 11 यूनिट हो जाएंगे, है ना? तो 11 यूनिट बराबर 22 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि आपने उस मिश्रण में से 5 हिस्सा किसका निकाल दिया है? 5 हिस्सा निकाल दिया है अल्कोहल का और 6 हिस्सा किसका निकाल दिया है? पानी का। तो अगर 1 हिस्सा 2 लीटर है तो 5 हिस्सा कितने लीटर हो जाएगा? 10 लीटर जा चुका है। क्या बेटा? 10 लीटर इसमें से अल्कोहल निकल चुका है, बाहर भाग गया है। क्लियर है? इसी प्रकार 12 लीटर पानी बाहर भाग गया है। 12 लीटर क्या बाहर भाग गया है? पानी बाहर भाग गया है। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। क्लियर है? अब इस मिश्रण को निकालकर 22 लीटर पानी भर दिया गया। कितने लीटर पानी भर दिया गया? ध्यान रखिएगा, 22 लीटर पानी भर दिया गया। जब 22 लीटर पानी भर दिया गया तो इनका जो अनुपात है वो 9:13 हो गया। 9:13 हो गया। 9:13 हो गया। अच्छा, इसमें भरा क्या गया? इसमें भरा गया है क्या? इसमें भरा गया है पानी। क्या भरा गया है? पानी। तो स्थिर कौन है? स्थिर तो भैया हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हुई है क्या? अल्कोहल के साथ कोई छेड़छाड़, लेकिन आपको पता भी तो है अल्कोहल है कितना। डन। तो अल्कोहल जितना भी होगा 5:6 में ही भैया। जितना भी होगा भाई, अगर 5:6 में वो निकल भी गया है तो भी जो रेशियो बचा होगा वो 5:6 में ही बचा होगा। इस बात को लेकर के आपको हमेशा ध्यान रखना है। डन। अब देखिए, हमारा अल्कोहल की जो मात्रा है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां कितना हो जाएगा? यहां देखिए, 9 × 5 45 इज टू 9 × 6 54। यहां देखिए, 9 × 5 45
यहाँ पर देखिए 13 इंटू 5 65 बराबर है। यहाँ जरा देखिए ना, पानी कितना बढ़ गया है। पहले पानी 54 था, अब पानी 65 हो गया है। इसका अर्थ ये है कि 11 यूनिट बढ़ा है। कितने यूनिट बढ़ा है? 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है? उन्होंने 22 दे रखी है बेटा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लीटर हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 65 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 लीटर हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? 130 लीटर हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? पानी की अब मात्रा कितनी है? तो अभी पानी की कितनी मात्रा है बेटा? 65, यानी कि 130 लीटर पानी अभी अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है ये देखिए यदि यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 75/60 तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होगा? कॉसेक थीटा का मान, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, एकदम मूल त्रिकोणमिति का सवाल है। तो अगर कॉसेक थीटा बराबर 75/60 है तो हमें पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कर्ण बटे लंब होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कॉसेक थीटा कितना होता है? कर्ण बटे लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? 75/60। क्लियर? रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 से 3 बार, और ये कितना हो जाएगा? 25 से 4 बार, यानी कि 3/4। क्लियर है? 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। कर्ण बटे 25 से गड़बड़ है, 25 से 3 बार नहीं, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है विभाज्यता में, है ना? विभाज्यता में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहां होगा 15 से 5 बार और 15 से 4 बार। अब यहां पर देखिए, आप एक डायग्राम ड्रॉ करके, कर्ण ये होता है 5, लंब ये होता है 4, तो आपको ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया है, ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान। टेन थीटा क्या होता है? तो कहेंगे सर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 प्लस, और क्या पूछा है आपसे? और पूछा है प्लस सेक थीटा। सेक थीटा होता है बेटा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5, 5/3। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना हो गया? 3, 5 और 4 9, 3 से कितनी बार? 3। यही आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है बेटा, है ना? 4 लाल 3 नीली और 2 हरी गेंदों में से अचानक, यादृच्छिक का मतलब अचानक होता है, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, उनके या तो दोनों के हरी या दोनों के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? डन। तो हमने मिसलेनियस में आपको पढ़ाया है, जब मिश्रित घटनाओं का उदाहरण हम लोग देते हैं तो वहां पर ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। आपको प्रायिकता बराबर पता होना चाहिए अनुकूल अवसरों की संख्या, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट। अनुकूल अवसरों की संख्या डिवाइड बाई कुल अवसरों की संख्या। तो भाई हमें दोनों या तो हरी चाहिए या तो दोनों नीली चाहिए, तो 2 हरी या 2 नीली अपन को चाहिए। कितने में से भैया? कितने में से चाहिए भाई? 4 3 7 और 2 9 गेंदों में से चाहिए। कितनी गेंदों में से चाहिए? 9 गेंदों में से चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, या का मतलब प्लस होता है,
एंड का मतलब मल्टीप्लाई बाई होता है, बराबर है। तो 2 हरी, हमारे पास हरी गेंदों का स्टॉक कितना है? क्या 2 हरी, कुल 2 हरी गेंदें हैं तो 2 हरी गेंदों में से हमें दोनों चाहिए, या दोनों के नीली, नीली कितनी है? 3, 3 में से हमें 2 चाहिए, डिवाइड बाई टोटल 9 में से हमने 2 निकाली हैं, बराबर। सी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 2C2 का मान कितना होता है? 1 प्लस 3C2 का मान 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 8/2 यानी कि 36, 4/36, 1/9 इसका आंसर होगा। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? 1/9 होगी। क्लियर है? देखिए, उन बच्चों को जिनको सी सॉल्व करना नहीं आता मैं बता देता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है 12C2। क्या होता है 12C2? 12 2 बार खुलेगा, 12 इंटू 11 बटे जितनी बार खुला उसका डिवाइड करेंगे, और ये 2 से कितनी बार? 6 बार, ये आंसर आया 66। ठीक है। जैसे लिखा है 9C4, बराबर, तो 9 कितनी बार ओपन होगा? 4 बार, 9 8 7 6, 4 बार हो गया, और जितनी बार ओपन हुआ उसका फैक्टोरियल नीचे, 4 3 2 1, है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 से 3 बार कितना हो गया? 7 इंटू 3 36, सॉरी 21, 21 इंटू 6, 21 इंटू 6 126, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सी डील किया जाता है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो सी को इतना ही बता रहा हूँ। जब हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, हमारे कोर्स में इनकी सबकी डिटेल में जानकारी, बेसिक से डिटेल में जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने छात्रों को पढ़ा रखे हैं। उसके बाद ये देखिए सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को हर बार जब मैं सांख्यिकी पढ़ाता हूँ तो ज़रूर डिस्कस करता हूँ। आप अपना नोट्स खोल करके देखिएगा, डिजिट चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही का यही। देखिए बहुलक व माध्यिका का अंतर 25 है। बहुलक क्या होता है बेटा? बहुलक होता है मोड और माध्यिका होती है मीडियन। डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज इक्वल्स टू 25। हमें पता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको बिल्कुल रट लो, धर्म की तरह आत्मसात कर लो। हर क्वेश्चन पेपर में इस रिलेशन से व्यापम हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कुछ भी करके इस फॉर्मूले को रट लो आप लोग, आपका जीवन बना देगा एक नंबर। एक नंबर बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमें मीडियन का मतलब माध्यिका, मीडियन का मतलब माध्यिका, मीन का मतलब माध्य, और मोड का मतलब बहुलक होता है, बराबर है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस किसका किसका दिया है तो देखिए ना, डिफरेंस हमें दिया है आई थिंक बहुलक और माध्यिका का। बहुत मुश्किल है कि यहां से हम इनका डिफरेंस निकाल पाए, तो उसके लिए हमें ब्रेक करना होगा। क्या हम इसको 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं मोड इज इक्वल्स टू 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन। इतना काम कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, क्या हम इस मीडियन को इधर शिफ्ट कर सकते हैं? तो यहां क्या हो जाएगा? मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू, 2 को कॉमन ले लें तो आप बुरा मान जाओगे क्या?
नहीं मानोगे ना, क्योंकि दोनों में 2 है, मीडियन माइनस मीन। जरा देखिए आपके पास है क्या, आपके पास बहुलक और माध्यिका का अंतर यानी ये दिया हुआ है, यहां पर क्या हम 25 पुट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू, और क्या हमसे माध्यिका और माध्यिका ही अंतर पूछा है, मीडियन माइनस मीन का, मिल गया। ये 2 है और यहां पर कितना है, मीडियन माइनस मीन, इसका अंतर पूछा है, 2 से विभाजित करेंगे 12.5, यही आपका आंसर हो गया, जादुई आंसर हो गया ये आपका। तो अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से पता है तो आप इसको ठीक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यही सवाल जो हमने क्लास नोट्स में करवाया है, सिमिलर सवाल वो भी लेकर के आया हूं मैं, पैरेलल इसीलिए सवालों को लेकर आ रहा हूं कि आपको मैं रूबरू करा सकूं कि एक एक क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम पैटर्न में आपको करा रखे हैं। देखिए जो आप नोट्स आज उठा के देखिएगा, आपको मैंने ये सेम सवाल इस फंडामेंटल के साथ कराया, सिर्फ यहाँ 24 है, उसने 25 लिख दिया और मैंने आपको 24 के साथ कराया। इतना न्याय कर दिया मैंने आपके साथ, है ना, कि मैं 25 नहीं दे पाया, 24 दिया था, पर सवाल वही है। ये आपके नोट्स का सवाल लेकर के आया, एग्जाम में नहीं आया, ये आपके नोट्स का सवाल है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने अपनी नोट्स को ठीक तरीके से पढ़ लिया, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, सारे क्वेश्चन बना के आएंगे। देखिए क्या लिखा है, बहुलक व माध्यिका का अंतर ज्ञात करें, चेंज कर दिया, बहुलक व माध्यिका का अंतर ज्ञात करना है, जबकि माध्यिका व माध्य का अंतर 24 दिया है। फिर से हम पुट करेंगे वही, क्या, बहुलक यानी मोड, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन यानी 3 माध्यिका, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 माध्य। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे इन्हें तो हमारे एक आचार्य जी थे, वो इसको ऐसे याद करवाते थे, रूस बराबर 3 इंडियन माइनस 2 चीन। तो कभी जिससे भूले नहीं, तो ये मत सोचना कि आज की पढ़ाई हमारे काम में आ रही, बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी तो आज काम में आ रही है, और हमेशा ये काम में आती रहेगी। एक बार अच्छे से पढ़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा आपका, बेरोजगार नहीं रहोगे। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब अपन ने इसमें जुगाड़ क्या लगाया था, जुगाड़ लगाया था सर यहाँ पर हमने इसको 1 और 2 में तोड़ दिया था, तो तोड़ो ना, मोड इज इक्वल्स टू कितना, 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां से हमने मीडियन को इधर शिफ्ट किया था, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया था और मीडियन माइनस मीन। अब देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास माध्यिका व माध्य का अंतर 24 है, ये प्रोजेक्ट आपके पास है। ये कितना है भैया, ये है 24, ये कितना है 24, और आपसे बहुलक व माध्यिका का अंतर पूछा है, मेरा ख्याल है यही तो पूछा है ना, तो ये पूछा है आपसे। तो 24 में 2 का गुणा लगाओ ना, और 24 में 2 का गुणा लगाओगे तो कितना हो जाएगा 48, ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी है। देखिए अगला सवाल ये है, ये बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया है आप लोगों को, जो ऑफलाइन बच्चे हमारे आते हैं 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया है और लगभग सिमिलर है, बस ये 20 की जगह मैंने 30 पढ़ाया था आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी सरलता से देखें, ये हाइट एंड डिस्टेंस का बेटा क्वेश्चन है, ना टेन थीटा मानेंगे ना कॉट थीटा मानेंगे, सीधे ट्रिपलेट से उड़ा देंगे भैया। किससे उड़ा देंगे, ट्रिपलेट से उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं, ये बेटा एक पेड़ था अपना, बड़े नाजों से पाला था इनको, पेड़ को हवा आई, खुशी देखी नहीं गई, पेड़ को तोड़ दिया उसने, है ना। पेड़ टूट चुका है हमारा, जब पेड़ टूट गया ना तो कहां से गिरा, पेड़ टूट गया तो कहां से गिरा,
ओके, कहीं से टूट गया और जो इसका टूटा हुआ हिस्सा था ना वो यूं धराशायी हो गया, ये धराशायी हो गया। और ये धराशायी होते ही इसके बेस से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, उन्नयन कोण बनाता है। क्या बनाता है? उन्नयन कोण बनाता है, ध्यान रखिए 30 डिग्री का। हमने आपको 30 डिग्री के ट्रिपलेट्स पढ़ा रखे हैं। 30 डिग्री के सामने हमेशा एक यूनिट होता है। 30 डिग्री के सामने कितने यूनिट होता है? एक यूनिट होता है। और ये √3 यूनिट होता है और ये हमेशा 2 यूनिट होता है। तो ये बताइए, ये जो नीली रेखा है 2 यूनिट वाली, अगर मैं नामकरण कर दूं, A, B, C और D, तो ये बताइए कि ये CD वाला हिस्सा ही तो DB बन गया है, वही तो पेड़ टूटा था ना। तो हमारा पेड़ 2 और 1 कितने यूनिट हो गया? हमारे पेड़ की ऊंचाई 2 और 1 3 यूनिट हो गई, बराबर है। पेड़ की ऊंचाई कितने यूनिट है बेटा? 3 यूनिट है, बराबर है। और उसने कहा पेड़ के आधार से जहां पे वो गिरा है वो 20 मीटर की यात्रा है, यानी √3 यूनिट बराबर 20 मीटर। समझिए, तो 1 यूनिट बराबर 20/√3, हाँ या ना? और हमें कितने यूनिट पेड़ की ऊंचाई चाहिए? 3 यूनिट चाहिए ना। तो जल्दी से फटाफट क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी, यानी 20√3 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन काम इतने में आसान नहीं होता, बचपन में भी आपने सुना होगा, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते, हर का रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब √3 इंटू √3 हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, जो इस प्यारे से 3 को निपटा देगा। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। तो आपने जिस पेड़ को नाजों से पाला था उसकी कुल ऊंचाई 20√3 मीटर होगी, बराबर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आप बिना साइन कॉस टेन के कर सकते हैं, केवल ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके। मैं एक बार फिर आपको ट्रिपलेट की जानकारी दे दूं कि अगर 3 ही प्रकार के एंगल आएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री का ट्रिपलेट होता है, यहां से ध्यान से देखना है अपन को, 30, ये 30 है, 30 के सामने हमेशा 1 और ये √3 और ये 2 होता है। जब ये 30 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला 60 डिग्री होगा। और जब आपका 60 डिग्री का मसला हो, ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने हमेशा √3 होता है। यही रेशियो बदल गया, ये 1 है और ये 2 ही रहेगा। ये 30 और 60 का ट्रिपलेट हो गया। 45 डिग्री का मतलब होता है इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। 45 डिग्री में ये भी बराबर, ये भी बराबर, खत्म। तो ये √2 हो जाता है। 3 ट्रिपलेट याद कर लो, उड़ा के जाओगे, फायर करके आओगे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, और वो भी 10-12 सेकेंड में, बराबर है। तो ट्रिपलेट का अभ्यास भी हम मेन कोर्स में करेंगे। मेन कोर्स जो विविल ऐप पर लॉन्च कर दिया है हमने, बस आप तक पहुंचाने की देरी है। और ये सारे टॉपिक क्रमवार तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से डिटेल तक, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके अपडेट वर्जन तक, इसी स्टाइल में, इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और वहां और भी गूढ़ रहस्यों की चर्चा करने वाला हूं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ना पानी की तरह ट्रिग्नोमेट्री बहा देंगे हम आपको, जो जीवन पर्यंत से आपके लिए बहुत बड़ा हेडिक रहा, ऐसे चुटकियों में ट्रिग्नोमेट्री आप उड़ा के देखेंगे। फिलहाल आप अपने पेपर की तैयारी करिए। पेपर की तैयारी के बाद आप एक बार फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। एक बार आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर ली ना, जीवन धन्य हो जाएगा। और बिना मैथ के कोई पेपर निकलने वाला नहीं, अब तक आप समझ गए होंगे। क्लियर है? आइए आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी ना, आज के पेपर में तो भैया 7 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, 7 क्वेश्चन। कल ट्रिग्नोमेट्री के 6 सवाल। सारे टॉपिक फेवरेट हैं उसके, कहीं से भी कुछ भी डाल रहा है, लेकिन अच्छा डाल रहा है। वो ये समझ के डाल रहा है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, जबरदस्ती के क्वेश्चन नहीं डाल रहा, कोई भी वैल्यू कहीं से नहीं उठा रहा है ना। गाय का सिर गधे में और गधे का सिर गाय में फिट नहीं कर रहा है। वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर है, जो आप करने के बाद खुद कहोगे यार मजा आ गया। लेकिन अभ्यास होगा। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से, यादृच्छा का मतलब रैंडमली होता है, हमेशा ध्यान रखिए, अचानक एकाएक बिना देखे हुए
ठीक है ना। तो यादृच्छिक शब्द से बच्चे परेशान हो जाते हैं। दो पत्ते निकाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों पत्ते काले रंग के हों। आपको मालूम होना चाहिए कि काले रंग के 26 पत्ते होते हैं और लाल रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट होता है। अभी पिछला सवाल एक कराया ही है मैंने। तो 26 में से बेटा, 26 में से दो पत्ते हमें चाहिए काले वाले, और हमने निकाले हैं 52 में से दो पत्ते। खत्म हो गया सवाल, सवाल खत्म हो गया गुरु, इतना ही था। 26 गुणा 25 बटा 2, 26 गुणा 25 बटा 2 और 52 गुणा 51 बटा 2, और 2 से 2 लिखने की जरूरत है क्या? प्रतियोगी छात्र उड़ गए। यहां भी नीचे 2 है, यहां भी नीचे 2 है। क्यों भाई, क्या चाहते हो तुम? क्लियर? 26 से कितनी बार? 26 से मत करो परेशान यार, 26 से 2 बार कैंसिल, 25 से कोई नहीं जा रहा, 25 बटे 102, आंसर खत्म। इतना सा सवाल। प्रोबेबिलिटी नाम से भय है बच्चों में। एक बार सीखो तो सही। सी सॉल्व करना भी सिखाया ना जस्ट पिछले क्वेश्चन में, सी कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे टुकड़ों में छोटे छोटे से सवाल हैं जिसको बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक समझ रहे हैं। आप अध्ययन करिए, पढ़िए, बिना पढ़े शॉर्ट ट्रिक का जमाना खत्म। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो चीजें ठीक होंगी, बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो चीजें ठीक कैसे ही होंगी। आ रही बात समझ में? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक खिलाड़ी के कुछ पारियों का औसत 30 था। बहुत बड़ी बात है 30 का औसत होना, कुछ अच्छा ही खिलाड़ी रहा होगा। 5 पारियों में उसने 300 रन बना दिए, बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, जिससे औसत बढ़कर 40 हो गया। वाह! अब तक उसने कुल कितनी पारी खेली हैं? बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिकें आपको क्रिएट करनी सिखाई थी। देखिए ट्राई करते हैं, पहले बेसिक से फिर मैं ट्रिक की ओर चलता हूं। बेसिक से चलते हैं भाई। पारियों का औसत 30 था, यहां तक ठीक है। 5 पारियों में उसने 300 रन बनाए। तो 5 पारियों में उसने जब 300 रन बनाए, यानी कि प्रत्येक पारी के हिसाब से उसने यहां पर देखिए 300 बटे 5, यानी कि प्रत्येक पारी के हिसाब से उसने 60 रन बनाए। प्रत्येक पारी के हिसाब से कितने रन बनाए? 60 रन बनाए। अच्छा, औसत चल कितना रहा था? 30, मतलब बंदों को 30 रोटी खाना था, लेकिन बंदे 60 रोटी लेकर के आए। औसत 30 से बढ़कर 40 हो गया, यानी 10 रोटी अपने लिए भी लाए ये लोग। 10 रोटी अपने लिए भी लाए। लेकर कितनी ज्यादा आए थे? लेकर ज्यादा आए थे भाई, 60 रोटी ज्यादा लेकर के आए थे। तो एक काम करते हैं ना, काम ये करते हैं कि भाई ये 30 से 30 ज्यादा लेकर के आए हैं, 10 इनको भी चाहिए, क्योंकि सभी पारियों में 10 का औसत बढ़ गया है ना। तो हम इनको ये मान लेते हैं कि ये लोग 20-20 रोटी सबके हिस्से से लेकर के आए हैं। कितनी रोटी लेकर के आए हैं? 20-20 रोटी सबके हिस्से से, यानी 20 इंटू 5, ये 100 एक्स्ट्रा रोटी लेकर के आए हैं। कितनी रोटी एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं? ये 100 एक्स्ट्रा रोटी लेकर के आए हैं। बेसिक सही है ना, तो उड़ा सकते हो। 100 रोटी एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं और औसत बढ़ गया है 10। औसत बढ़ गया है 10। ये देखिए 100 रोटी एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, औसत बढ़ गया है 10, यानी कि भाई ने कितनी पारी खेली थी? 10 पारी खेली थी यार। कितनी पारी खेली थी? भाई ने 10 पारी खेली हैं। कितनी पारी खेली है भाई ने? भाई ने 10 पारी खेली हैं गुरु। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ के चलते हैं। हाँ, ये 10 कौन सी पारियां थी? ये 10 पारियां ये वाली पारियों को मिला के नहीं खेली है क्या? 5 पारियों को। ऐसा होता है, मैं ट्रिक बताने वाला था आपको। यहां से देखिए, आने या जाने वाले वैल्यू इज इक्वल्स टू, आने या जाने वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू, आने या जाने वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज, पुराना औसत, पुराना औसत प्लस माइनस डिफरेंस इनटू कुल, कुल पारी, कुल
पारी। ठीक है, तो आने या जाने वाली वैल्यू उसने कितनी पारी खेली भैया? उसने खेली है 5 पारी। कितनी पारी खेली है? 5 पारी खेली है। क्लियर है? उसने कितनी पारी खेली है? उसने 5 पारी खेली है, बराबर है। तो भाई आने या जाने वाली वैल्यू कितने रन बनाए हैं उसने अभी लास्ट 5 पारी में? लास्ट 5 पारी में उसने 300 रन बनाए। 300 रन बनाए इक्वल्स टू, पुराना औसत उसका 30 था, औसत बढ़ा है। औसत क्या हुआ है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10 का बढ़ा है। इंटू कुल पारी कितनी है उसकी? कुल पारी उसकी x+5 है बेटो। कितनी है? x+5। इतनी पारियां हैं उसकी, इतनी पारियां हैं, x+5। क्लियर है? यहां से 30 गया, 30 माइनस हो गया तो ये 270 हो गया। 270 इज इक्वल्स टू 10 इंटू x+5। 10 से कितना चला गया? 0 चला गया, और x+5 है इधर आ गया, तो x बराबर हो गया, और x+5 का ही तो मान निकालना था। आई थिंक 27। कितनी हो गई? 27। ओके, कितनी पारियां हो गई बेटा? ये 27 हो गई। अब तक में उसने कितनी पारी खेली हैं? अब तक में उसने 27 पारी खेली हैं, क्योंकि हमें x+5 यानी कि अभी के बाद वाली पारी ही तो बतानी थी। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल है। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस के अंदर एक अंतःवृत्त इस प्रकार बनाया गया है जो समचतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, टच करता है। क्लियर? अंतःवृत्त की परिधि 6 पाई मीटर है, ध्यान रखिएगा, यह सवाल एग्जाम का है। अंतःवृत्त की परिधि 6 पाई मीटर है। यदि समचतुर्भुज का विकर्ण 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। क्लियर है? अब देखिए एक रोम्बस की बात करते हैं। तो बना ही लेते हैं डायग्राम डायरेक्ट। ये है एक रोम्बस, ये है एक रोम्बस। डन। रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें ड्रॉ करना है अपन को एक सर्कल। क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सर्कल ऐसा होना चाहिए कि इसकी सभी भुजाओं को वो टच करे। बराबर है? और इस सर्कल की जो परिधि है, परिधि कितनी है? 2 पाई r इक्वल्स टू 6 पाई। तो पाई से पाई मेरा ख्याल है कट गया, और 2 से 3 बार r कट गया, और यहाँ होता है सेंटर, और मुझे लगता है यही होती है इसकी, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6। और ये सब पैरेलल होते हैं, ये और ये। तो हमें रोम्बस का साइड निकल गया है ना? कितना निकल गया? 3 और 3 6। तो यहाँ से समचतुर्भुज की क्या निकल गई बेटा? भुजा, साइड निकल गई। कितनी निकल गई बेटा? 6 मीटर निकल गई। यहाँ तक ठीक था? यहाँ के बाद देखिए जो समचतुर्भुज होता है उसमें ये जो विकर्ण होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना वो d1 d2 अपॉन 2 होता है। पहला विकर्ण बटे दूसरा गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भुजा पता हो और विकर्ण पता हो। भुजा नहीं भी पता हो तो दोनों विकर्ण पता हो। भुजा पता है, भुजा कितनी है? 6। भुजा कितनी है? 6। तो ये है 6 बेटा, और एक विकर्ण है अपना 10। एक विकर्ण कितना है? 10 है, तो 10 का आधा हो गया 5।
ट्रिपलेट नहीं लगेगा यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये वाली लंबाई जब आप निकालने जाओगे तो ये अंडर रूट 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, ये 36 है और ये कितना है भाई, कर्ण पता है ना, 36, और 36 में 25 घटा देंगे, है ना भाई, ये भुजा थी ना अपनी, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा, 36 में 25 जाएगा तो 11 बचेगा, अंडर रूट का 11 बचेगा। ठीक, अब ये कितना होता है भाई, ये हो गया अपना अंडर रूट का 11, लेकिन पूरा विकर्ण चाहिए ना, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 2 अंडर रूट 11, और एक विकर्ण कितना है अपने पास 10, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 10 रूट 11 मीटर स्क्वायर। डन। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी एलिगेशन और मिश्रण का है। 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है, तो उसके अनुपात को 3:2 करने के लिए कितना तांबा मिलाया जाए। बहुत शानदार सवाल है, जैसा एक सवाल मैंने स्टार्टिंग में कराया लगभग वैसा ही सवाल, ये सब एग्जाम क्वेश्चन है, रियल एग्जाम क्वेश्चन है। 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है, क्लियर है। तो 2:3, 2:3 कितने यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 200 केजी, कितने केजी 200, तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना, तो कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर यहाँ से 5 चौके 20, 40 केजी। परंतु भी देखो एक बात है, मिश्रण में 3:2 करना है तो तांबा कितना मिलाना है, इसका मतलब है जस्ता को जस का तस रखना है, इसका मतलब रेशियो बदलना पड़ेगा। पहले रेशियो कितना था, 2:3 था, अब रेशियो करना है 3:2, तो जाहिर सी बात है इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा 6:4, 6:4। तो जो यूनिट कन्वर्जन है वो इसके आधार पर ना हो करके, इसके आधार पर ना हो करके यूनिट कन्वर्जन इस नए रेशियो के बिहाफ पर होगा। क्लियर है। तो एक सेकेंड, हमें मिलाना क्या है भैया, कितना तांबा, यानी कि पहली यूनिट थोड़ी सिमिलर करनी है, दूसरी यूनिट सिमिलर करनी है। यहां मिस्टेक चल रहा है, यहां बेटा मिस्टेक हो गया, जिसको नहीं मिलाना है उसे बराबर करना है, इनको नहीं मिलाना है तो इनको बराबर करेंगे, यहां क्रॉस होगा, ये हो जाएगा 4:6, ये हो जाएगा 9:18, सॉरी 3 दूनी 6 बराबर है। और देखिए यहाँ कितना है, 6 और 4 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू है 200 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 केजी। और जरा देखो यहाँ कितने यूनिट मिलाया, यहाँ हमने 5 यूनिट मिलाया, तो 20 × 5 100 केजी आपका आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी आपका डिस्टर्ब ना हो तो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। रेगुलर यही सर्जिकल स्ट्राइक हर क्वेश्चन के साथ मैं करता रहूँगा। गुड न्यूज़ ये है कि सारे क्वेश्चंस पढ़े में से आ रहे हैं। डन। तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।